हेलो एवरीवन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चीट शीट काफ़ी बच्चों की डिमांड थी और उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं वो हम सारे यहाँ पर देखने वाले हैं और कहाँ कहाँ से आपके पास क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपके पास डिस्कशन है फॉर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हम यहां पर आईएमएफ जो कि आपका 1944 में स्टैब्लिश हुआ था और 1944 ये है आपके पास, यहां पे पहले देख लीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज द ईयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईयर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम है हेडक्वार्टर का और मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज देखिए कभी कभी आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज कितनी है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज अप टू 10 है देन यू आर सपोज टू रिमेंबर द मेंबर कंट्रीज जो जो हमारे पास हैं वो अभी हम देखेंगे। और आपके पास लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस जो भी बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, समरी की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके पास पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और जो फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन आपके रेलेवेंट हो जाते हैं किस फॉर्म के लिए, मैच के लिए। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, कीवर्ड आपके पास रेड कलर में है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पहचानना है। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था इन 1944, और यहां पर जो पर्टिकुलर कंट्रीज जो डिवेस्टेड थी वर्ल्ड वॉर 2 से, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी ज्यादा डेफिसिट में था, उनको फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमने आईएमएफ जो है वो बेसिकली बनाया था। हेडक्वार्टर आपके सामने है। देन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसका सोल ऑब्जेक्टिव था उन्हीं कंट्रीज को रिकवर्ड करना जो वर्ल्ड वॉर 2 के चलते काफी ज्यादा नुकसान में जा चुकी थी, और साथ ही साथ यहां हम स्पेसिफिकली बात करते हैं मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज की, एंड दैट इज ऑल्सो 1944। लास्ट टू लास्ट टाइम में आपको याद होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो ये आपके पास ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के में हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, जिसके चलते लेटर ऑन हमारे पास गैट आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू है, आपने किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो कवर्ड करना है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहां पर पर्पस क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, तो ये आपका आईडीए का कीवर्ड है। देन प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कौन सी विंग है, यह आपने ध्यान रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपके आगे है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास जो वर्ल्ड बैंक की लास्ट विंग है वो आपके पास आ जाती है मीगा, जहां पर अगर कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसे हमने अगर हमने एफडीआई को प्रमोट करना है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो इस सिनेरियो में पर्टिकुलर कंट्री कैसे एफडीआई को प्रमोट करेगी, तो इसके लिए आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की विंग मीगा। और अगर कंट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट के मैकेनिज्म सॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या होगा, ये वर्ल्ड बैंक की आपकी लास्ट विंग जो कि है आपके पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो मान लीजिए किसी कंट्री ने एफडीआई को प्रमोट करने के लिए कोई
पॉलिसी निकाली और बाद में कंट्री ने पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, जब एफडीआई आ गया तो यहां पर स्यू किया जा सकता है अंडर द पार्ट ऑफ आईसीएसआईडी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पार्ट हो गया। देन आपके पास डब्ल्यूटीओ जो कि गैट को रिप्लेस करके आया था, ये आपका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये आपका हेडक्वार्टर, और ये आपको पता ही है कि डब्ल्यूटीओ में हमने बेसिकली ट्रेड की बात करी थी, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और आपका ट्रिम्स और आपका जो है अलग सर्विसेज से रिलेटेड एग्रीमेंट, टेक्सटाइल से रिलेटेड एग्रीमेंट। तो मोटा मोटा यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव सारा का सारा इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर था। Then we have यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव अगेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर था। 1964 में आपका यूनाइटेड जो है फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है। देन यू हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड आपके पास ईयर कई बार पूछा जा चुका है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। देन वी हैव द रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कहीं पर भी अगर आपके पास मेंबर कंट्रीज लेस देन 10 अप टू 10 है तो वो मेंबर कंट्रीज याद रखिएगा, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन आता है इनमें से कौन मेंबर कंट्रीज है और कौन मेंबर कंट्रीज नहीं है। तो ये आपके मेंबर कंट्रीज साथ में दे रखे हैं फॉर योर रेफरेंस, ये आपने ध्यान रखना है। सो वी हैव सार्क, वी हैव साफ्ता, वी हैव आसियान, तो यहां पर आपके पास 10 मेंबर कंट्रीज, ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इन्हें जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। देन वी हैव नाफ्ता जो कि आपका आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कैनेडियन एग्रीमेंट है। 3 कंट्रीज वी हैव, तो ये आपके पास यूएसएमसीए का एग्रीमेंट। सो ये आपके कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली हेडक्वार्टर नहीं होगा, तो इसलिए यहां पर आपको हेडक्वार्टर नहीं दिखेगा। देन ये आपके पास है सिनेरियो, जो डब्ल्यूटीओ के हमारे पास राउंड थे, ये वो राउंड आपको दे रखे हैं। कई बार आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डब्ल्यूटीओ का राउंड कौन सा पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन पर हुआ था। देखिए यहां पर आउटकम लिखा है, बट ये आउटकम आप इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, बट राउंड और लोकेशन को लेकर आपके पास कई बार क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा जहां पर ध्यान रखिएगा, जो जो राउंड आपके पास सेम लोकेशन पर है, जैसे हम बात कर रहे हैं जिनेवा की, या हम बात कर रहे हैं आपके पास अगेन राउंड नंबर 1 की, या राउंड नंबर 4 की, या राउंड नंबर 5 की, या राउंड नंबर 6 की, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट आपके पास बेसिकली सेम है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, कौन सा राउंड कहां पर हुआ था, दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। और साथ ही साथ उरुग्वे राउंड के चलते आपके पास जो डब्ल्यूटीओ है वो बेसिकली एग्जिस्टेंस में आ गया था, लेड टू द क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो कौन सा राउंड, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज उनके पास जो ट्रीटीज की लिस्ट है वो अवेलेबल नहीं होती, और यहां पे आपके पास एमसीक्यू साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग, ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। ये जो आपके पास बेसिकली ट्रीटीज है, ये किससे रिलेटेड है, ये सारी की सारी ट्रीटीज आपकी रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, ईयू से रिलेटेड। जो अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये आपके अलग अलग स्टेजेस हैं। तो आपको कई बार क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिलेगा, किस ट्रीटी के चलते ईयू एग्जिस्टेंस में आया, किस ट्रीटी के चलते ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी एग्जिस्टेंस में आई, कौन सी ट्रीटी का कौन सा ईयर है, ये ध्यान आपको रखना है। और साथ ही साथ कौन सी ट्रीटी अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आई है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जब ईयू है वो डायरेक्टली नहीं बना था, ईयू के बनने से पहले ईयू आपका कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं ईयू आपका एग्जिस्टेंस में आया था बाय द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, जिसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिलेगा, कौन सी ट्रीटी यूरोपियन यूनियन भी कहलाती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। तो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट हैज क्रिएटेड द यूरोपियन यूनियन, बट ये डायरेक्टली ईयू नहीं बना। इससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास ट्रीटी ऑफ पेरिस था, जो 51-52 में आपके पास एग्जिस्टेंस में आया था, जिसने यूरोपियन कोल एंड स्टील
स्टील कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया था। तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस वर्ड आपके एमसीक्यू के ऑप्शन में है, बट एग्जैक्टली ईसीएससी ऐसी कमेटी आपके पास नहीं है। और ये जो कंट्रीज है ये ध्यान रखिएगा, दैट इज बाय द 6 कंट्रीज जिसके थ्रू आपके पास यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आई थी। ट्रीटी ऑफ रोम आपके पीवाईक्यू में आ रखा है, कौन सी पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू आपके पास यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश हुई थी, ये आपके पास आ रखा है, तो ट्रीटी ऑफ रोम। तो इसका ईयर जरूर ध्यान रखिएगा, आगे आपका ईयर दे रखा है कि ये कब फोर्स में आई थी। Then apart from that you have single European Act, that is C, ये आपके PYQ में नहीं है, बट स्टिल यहां पर जो हमारे पास ट्रीटी ऑफ रोम थी हमने इसे रिवाइज करा ताकि हम यूरोप को सिंगल मार्केट बना पाए। तो आपको याद है जो आप अलग अलग स्टेजेस पढ़ते हो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, उन्हीं पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के स्टेजेस को फॉलो करते हुए हमारे पास ये अलग अलग ट्रीटीज एग्जिस्टेंस में आई एंड फाइनली हमारे पास EU जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब EU के आने के बाद फर्दर जो EU की कम्युनिटी EU हमारे पास बनी थी, इसे एक्सपैंड किया गया, EU को और ज्यादा पावर दी गई बाय द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम आपके पेपर में अभी तक नहीं है। ट्रीटी ऑफ नाइस आपके पेपर में नहीं है। ट्रीटी ऑफ नाइस में हमने जो वोटिंग सिस्टम है EU का उसे अमेंड करा था, लेकिन ट्रीटी ऑफ लिस्बन आपके PYQ में है। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट, तो ये आपके पास लिस्बन जो है ये आपके PYQ में है। मतलब अगर ये सारी ट्रीटीज आप देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ रोम आपके पीवाईक्यू का पार्ट मतलब है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक है, ट्रीटी ऑफ लिस्बन आपके सिलेबस में और नहीं है। बट यस आपके पास यहां से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी भी आ सकता है कि इन ट्रीटीज को सीक्वेंस में लगाएं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द पार्ट जहां पे आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चाहिए था। ये आपको साथ में जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और यस जो आपके पास पर्टिकुलर चीट शीट है वो आपके पास अवेलेबल होंगी जैसे आपके पास डिमांड थी। और कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो जरूर बताइएगा। शॉर्ट नोट्स आप जितने ज्यादा जो है बनाएंगे उतना जल्दी आप रिवीजन भी कर पाएंगे। सो दैट इज अ हेल्प कि आपके पास जो रेडी है समरी नोट्स अगर नहीं है तो वो आपको प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक, चलिए थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।